नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय दल तैयार। बता दें, आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करने की कूटनीतिक मुहिम की शुरुआत आज संयुक्त अरब अमीरात से होगी। इसी क्रम में हाल ही में गठित 59 सदस्यीय 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला प्रतिनिधि मंडल आज यूएई पहुंचेगा। ये प्रतिनिधि मंडल लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का भी दौरा करेगा। प्रतिनिधि मंडल आतंकवाद के मामले में भारत की खींची गई नई सीमा रेखा की जानकारी देने के साथ ही पहलगाम आतंकी हमले और उसके खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को परिचित कराएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने शिंदे समेत 3 प्रतिनिधि मंडलों को पाकिस्तानी धरती से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई, पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं और सरकार द्वारा खींची गई नई सीमा रेखा पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब किया जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सपना, इसके लिए हमारे 7 डेलीगेशन जो है वो जा रहे हैं दुनिया के विभिन्न देशों में, जिसमें से 3 डेलीगेशन आज रवाना हो रहे हैं और ये जाकर के वहाँ पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलेंगे। पाकिस्तान का झूठ पहला ये कि ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो नुकसान हुआ है वो भारत को हुआ है। ये पहला झूठ वो खोलेंगे। दूसरा झूठ ये खोलना है कि पाकिस्तान सरकार और आईएसआई, पाकिस्तान की मतलब जो पाकिस्तानी सेना की जो खुफिया इकाई है आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो किस तरीके से आतंकवादियों को प्रश्रय दे रही है। खाली प्रश्रय नहीं दे रही है, बल्कि आतंकवादी गुटों में आईएसआई के सक्रिय सर्विस होल्डर्स हैं, वो उसमें सक्रिय हैं। तो एक डोजियर बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आतंकवाद का उसमें भंडाफोड़ किया जाएगा। जो आज 3 डेलीगेशन जा रहे हैं वो ये जो डेलीगेशन हैं ये जापान जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये कुछ तमाम देश हैं जहां ये लोग जाएंगे। इसमें ऑपरेशन सिंधु की जानकारी भी दी जाएगी कि ये अभी पॉज पर है। दूसरा ये भी बताया जाएगा कि भारत ने अब अपना युद्ध सिद्धांत बदल दिया है, जिसको नया डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। कुछ हलकों में इसको मोदी डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब जहां भी आतंकवादी दिखाई देंगे, वो चाहे पाकिस्तान में हो या कहीं दूसरी जगह भी हो, जहां भी होंगे भारत उनको मारने का अधिकार रखता है। दूसरी चीज यह है कि आतंकवादियों को जो भी प्रश्रय देता है वो भी आतंकवादी माना जाएगा या मान रही है इंडिया गवर्नमेंट। तो ये भी चीज समझाई जाएगी। तो इस तरीके से आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले भी आतंकवादी, मतलब आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान सरकार भी आतंकवादी है, ये डॉक्ट्रिन समझाने के लिए ये 7 डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं। इन 7 डेलीगेशन में 59 सांसद हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो अभी तक की करनी कथनी रही है ये समझाई जाएगी। इसके साथ साथ ये भी समझाया जाएगा कि पाकिस्तान को अगर फाइनेंशियल मदद दी जाती है तो उसका जो उपयोग है वो पाकिस्तान की जनता की भलाई के लिए नहीं, वो या तो आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल हैं वो अपनी जेबों में रखेंगे, या जो उससे बचेगा वो आतंकवाद को प्रश्रय देने में वो लोग खर्च करेंगे। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये मिल गया है कि अभी जो स्ट्राइक की थी ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत, उसमें जो आतंकवादी मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। तो भारत सरकार के पास में एक बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया है कि आतंकवादियों को मरने पर पाकिस्तान सरकार 1-1 करोड़ रुपए दे रही है, तो दुनिया भर से जितने भी
पैसे मिल रहे हैं वो आतंकवादियों को ही चले जाएंगे, क्योंकि भारत ने तो 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे हैं। तो अगर एक एक आतंकवादी को 100-100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो 100 करोड़ रुपए तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो भारत का कहना यह भी है, समझाना इन डेलीगेशंस का, कि पाकिस्तान को कोई भी फाइनेंशियल मदद, कोई भी वित्तीय सहायता तब तक ना दी जाए जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से पूरी तरह अपने आप को अलग ना कर ले। जी राजीव जी, जो सर्वदलीय दल रवाना हुआ है इसकी शुरुआत सबसे पहले यूएई से होगी। जी, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आज जो जाने वाला दल है, ये जो है सबसे पहले जाएंगे, आपके जापान जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, दक्षिण कोरिया जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, है ना। और इसके साथ साथ यूएई भी जाएंगे और सऊदी अरब भी जाएंगे। तो ये 3 डेलीगेशंस हैं और इन 3 डेलीगेशंस अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। जी सत्ता, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमें ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, सेना के शौर्य को लेकर धामी सरकार का फैसला आया है। मदरसों के बच्चे पढ़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा, जब उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब बड़ा फैसला किया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला किया है। बोर्ड चाहता है कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हों। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उत्तराखंड में कुल 451 मदरसे हैं, जिनमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। मुफ्ती शमून कासमी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनके साथ कुछ शिक्षाविद और बुद्धिजीवी भी मौजूद रहे। उन्होंने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कि मदरसों में बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाने का धामी सरकार ने फैसला किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बात करूं, जिस तरीके से इस समय जो युद्ध हुआ और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो रणनीति रही, इसको लेकर अब हर देश में चर्चा हो रही है। तो देखा जाए, उत्तराखंड में भी इतनी चर्चा है कि अब उत्तराखंड के सिलेबस में मदरसों में जो है उत्तराखंड सिंदूर पढ़ाया जाएगा। वहाँ के जितने मदरसे हैं, लगभग जितने भी मदरसे हैं उत्तराखंड में, वो वक्फ बोर्ड ने भी और उत्तराखंड सरकार ने भी बात की है और बात करके ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। उन टीचरों को पहले उन टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के टीचर हैं, उनको पहले वो दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ। फिर वो स्कूलों में, अपने मदरसों में, जितने भी उत्तराखंड में मदरसे हैं, उनमें जो है ऑपरेशन सिंदूर की गाथा पढ़ाई जाएगी। क्या हुआ था, किस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, किन किन जगहों पे हुआ था, कौन कौन इसमें अधिकारी थे, सरकार का क्या रोल रहा इसमें, इसको लेकर लगातार बात चल रही है। और अब जो है उत्तराखंड के मदरसों में जो है ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि युद्ध नीति देश की क्या थी और किस तरीके से पाकिस्तान को परास्त किया, उसको लेकर। जी, मदरसे के टीचर इसके बारे में क्या रिएक्शन दे रहे हैं? देखिए, मदरसे जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जो प्रदेश में जो वो टीचर हैं, मदरसों के टीचर हैं, उनके साथ बातचीत की गई है और वो जो है बच्चों को एक जो इतिहास है उसमें एक चैप्टर वो करें, ऐड करें और जो मदरसों में जो छात्र हैं उनको ज्ञान दें कि हमारे देश की पराक्रम, हमारे देश की सेना और किस तरीके से काम करती है। जी, वहाँ के लोगों में भी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा? देखिए, अभी तक जो है ये साफ नहीं हुआ, क्योंकि ये कल ही जो ये निर्णय लिया गया है, जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है, ये कल का ही निर्णय है।
अब धीरे धीरे बात से एक्शन सामने आएंगे। अभी विपक्षी दल सामने नहीं आए। विपक्षी दल जैसे ही ये सारी मदरसों में जाएगा, ये हर जगह ये सिलेबस चालू होगा, तो धीरे धीरे रिएक्शन आने शुरू होंगे। क्योंकि कल जो ये घोषणा हुई है, अब घोषणा आते ही अभी तो तुम सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है जब ये आगे विपक्ष भी तर्क करेगा तो उसके बाद ही पता लगेगा कि कितने लोग सहमत हैं और कितने नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, यह जानकारी हमें देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। वक्फ कानून पर आज फिर से सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून अधिनियम 2005 संवैधानिकता को लेकर आज दूसरे दिन भी सुनवाई होनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने इसे अदालत में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से अपील की कि सुनवाई को 3 मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। अदालत में किन मुद्दों पर दलीलें दी जा रही हैं? सुनवाई के दौरान सीजीआई BR गवई और जस्टिस जॉर्ज ऑगस्टिन और मसीह की पीठ ने कहा कि प्रत्येक कानून के पक्ष में संवैधानिकता की अवधारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा, अन्यथा संवैधानिकता की अवधारणा बनी रहेगी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विवेक सिंह चंदेल। आपसे जानेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर दलील दी जाएगी। क्या आज ही फैसला आने की उम्मीद है या फिर अभी सुनवाई आगे भी जारी रह सकती है? बिल्कुल। कल जो वक्फ कानून के विरोध में, यानी कि अगर ये कहा जाए कि विरोध में और समर्थन में दोनों तरफ से याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तय की गई थी, तो कल जो है कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और हुदैफा अहमद समेत तमाम लोगों ने अपनी दलील रखी, जिन्होंने कहा कि जो ये वक्फ संशोधन कानून 2025 है, वो बिल्कुल ही उसमें जो संशोधन किया गया है उसका बेसिक मामला ये है कि वो अल्पसंख्यकों की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं। इसके अलावा जो वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हुए जो याचिकाएं दाखिल की गई, उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इसमें जो वक्फ यूजर को भी खत्म कर दिया गया है, वो भी तब तक जब तक कि उसकी कोर्ट से वैलिडिटी नहीं हो जाती, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जमीन उसी वक्त सरकार अपने कब्जे में ले सकती है जैसे ही कानून इस पे कोई लिटिगेशन स्टार्ट होता है। इसमें इनका ये कहना है कि इनको अपील करने का मौका तक नहीं दिया जाता और ये स्पष्ट कर देता है कि ये जो वक्त की प्रॉपर्टी है, वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहती। इसके अलावा जो जिला मजिस्ट्रेट है, जब इस मामले की जांच करता है और जांच करने के बाद ही फैसला, उसके लिए समय निर्धारित नहीं, वो कितना समय अपना फैसला देगा कि ये प्रॉपर्टी वक्त की है या नहीं है। ऐसे में जो मजिस्ट्रेट है वो भी सरकार का है और लिटिगेशन में भी वो सरकार है और फैसला भी उसी को लेना है। तो ये कुल मिला के इसका जो उनकी स्वतंत्रता है, यानी कि जो उनका संवैधानिक कानून है, इसका उल्लंघन है। आज उम्मीद की जा रही है कि सॉलिसिटर जनरल अपनी दलील रखेंगे, क्योंकि कोर्ट ने ये पहले ही कहा था कि जो इतनी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं तो दोनों पक्षों की तरफ से 5-5 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। तो कल जो वक्फ कानून के विरोध में याचिकाएं दाखिल की गई थी, उनमें से 3 लोगों की दलील सुनी गई। हालांकि कुछ और इंटरवीनर थे, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अच्छा मौका देंगे। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि सॉलिसिटर जनरल इस मामले में अपनी दलील रखेंगे केंद्र सरकार की तरफ से, वो इस मामले में अपना पक्ष बताएंगे और ये कहेंगे कि जो दलीलें वक्फ कानून के विरोध में दी गई हैं, उसमें आधा ही सच बताया जा रहा है। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि कल जब सुनवाई हो रही थी, तो जो वक्फ कानून का विरोध करने वाले याचिकाएं जो उसमें सुनवाई के दौरान, चाहे वो कपिल सिब्बल रहे हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी, चाहे राजीव धवन रहे हो, इनकी दलीलों में बार बार सॉलिसिटर जनरल विरोध करते हुए कहते थे कि इसमें जो चीजें बताई जा रही है वो आधी सच बताई जा रही है, पूरी चीजें हम बताएंगे। इस वजह से आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें सॉलिसिटर जनरल जो अपनी बात रखेंगे, तो जो इन याचिकाओं के विरोध में जो याचिकाएं विरोध में डाली गई हैं, उसमें अपनी दलील रखेंगे और पूरी चीज को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। कि हम आपको ये भी बता दें कि जो सीबीआई की अध्यक्षता वाली बेंच है,
वो चीजों को बराबर नोट कर रही है और जो भी पक्षकार अपनी दलील दे रहे हैं उनको उनसे पूछ के उसको ऑन रिकॉर्ड ले रही है, जिससे बाद में ये ना कहा जाए कि ये चीजें कोर्ट के सामने नहीं आई थी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब इस मामले में दोनों पक्ष अपनी दलील रख लेंगे तो कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखेगा और ये तय करेगा। एक चीज और स्पष्ट करना यहाँ जरूरी है कि जब कल इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट में ये दलील रखी गई कि चूंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि हम इंटरिम पे ही बात करें, क्योंकि ये जो संसद की तरफ बनाया गया कानून है इसको रद्द करना इतना आसान नहीं होता, इस वजह से इंटरिम पे बात करेंगे। लेकिन जो वक्फ कानून के विरोध में याचिकाएं दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता थे कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, वो इस मामले में पूरी दलील देना चाहते हैं, जिससे ये तय हो पाएगा कि इसमें अंतरिम रोक लगाया जाना जरूरी है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल आज अपनी दलील रखेंगे, इसके बाद तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अंतरिम पर कोई आदेश देगा, क्योंकि जो भी आदेश आएगा वो लेंथी प्रोसेस होगा, क्योंकि एक दिन सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज भी लगभग पूरे दिन सुनवाई चलेगी, तो इसके लिए हमें आज इंतजार करना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह, यह जानकारी हमें देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पदों के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में जजों के रिक्त पदों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायिक रिक्तियों को लेकर दाखिल की गई है जनहित याचिका। याचिका में मांग की गई है सभी न्यायिक रिक्तियों को समयबद्ध और जवाबदेह प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि अदालत अपनी 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत पूर्ण संरचनात्मक क्षमता पर काम कर सके। जस्टिस MC त्रिपाठी और जस्टिस अनिल कुमार दशम की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों के कितने पद खाली हैं और ये अब तक किन कारणों से भरे नहीं गए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जजों के पद हैं वो 160 के करीब स्वीकृत हैं, लेकिन 100 से कम जज यहाँ पर कार्यरत हैं, जिसकी वजह से 10 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं और बड़ी संख्या में वादकारियों को निराशा हाथ लगती है, क्योंकि समय पर मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाती है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये स्थिति है कि जो फ्रेश मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और जो मुकदमे लिस्टिंग पर चले जाते हैं उनकी तो बात अलग है, सालों साल उनकी सुनवाई नहीं होती, कई वर्ष बीत जाते हैं। लिहाजा न्यायाधीशों की बहुत बड़ी कमी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई जिसमें ये मांग की गई है कि जो पद स्वीकृत है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए उसमें वो पद जो है भरे जाएं। तो इसी को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में सारे पद भरे जाने की इसमें मांग की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सिंह, यह जानकारी हमें देने के लिए। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई की हालिया महाराष्ट्र यात्रा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर की गई टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। अब सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश की यात्रा के दौरान पालन किए जाने वाले शिष्टाचार और समन्वय को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे क्या ये जानबूझकर की गई लापरवाही थी या फिर कोई और वजह निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था, इस पे लगातार इस पे जो है तंत्र जा रहे थे, जिसमें जब चीफ जस्टिस महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र गोवा एक जो प्रोग्राम था उसमें आए थे, इसमें प्रोटोकॉल के तहत चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र की ना ही मुंबई के जो डीजीपी है और मुंबई पुलिस कमिश्नर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उस पर नाराजगी जताई गई थी। इसको देखते हुए चीफ जस्टिस ने जो है नाराजगी जताई थी। हालांकि इस पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, यह जानकारी हमें देने के लिए। बताते चले, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई की हालिया महाराष्ट्र यात्रा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर की गई टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। अब सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश की यात्रा के दौरान पालन किए जाने वाले शिष्टाचार और समन्वय को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बताते चलें कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई की हालिया महाराष्ट्र यात्रा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर की गई टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। अब सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश की यात्रा के दौरान पालन किए जाने वाले शिष्टाचार और समन्वय को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश के चीफ जस्टिस BRI गवई का यह मामला है। CJI की टिप्पणी के बाद जागी महाराष्ट्र सरकार, प्रोटोकॉल की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर। बता दें, आतंकी छाया से मुक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए श्रीनगर में मंगलवार को यूनिफाइड कमांड की बैठक की। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी छाया से मुक्त अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।